दोस्तों नमस्कार। बात यदि कोर्ट कचहरी कानून और न्यायालय की चले और उसमें न्यायाधीश अधिवक्ताओं की एडवोकेट्स की बात न हो तो बात कुछ बेईमानी सी लगती है। ठीक इसी प्रकार यदि अधिवक्ताओं का जिक्र चले, वकीलों का जिक्र चले, एडवोकेट्स का जिक्र चले और राम जेठमलानी जी की बात न हो तो ये चर्चा कुछ अधूरी सी रह जाती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर एडवोकेट रहे, भारत के प्रख्यात सुप्रख्यात वकीलों में उनका नाम लिया जाता है, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। कौन थे राम जेठमलानी? राम जेठमलानी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों मैं आपकी शुरू से इनके कहानी सुनाता हूँ, इनके बारे में पूरा विस्तार से आज बताता हूँ। राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर 1923 को शिकारपुर नामक शहर में, जो सिंध प्रांत में था, उस वक्त हुआ था। और जब 1923 का समय था तो इसका मतलब भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। इनके पिता गुरुमुखदास जेठमलानी भी एक वकील थे और इनके दादा भी एक वकील थे, अर्थात इनका परिवार एक वकीलों का परिवार था। राम जेठमलानी बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। जब इन्हें स्कूल में दाखिला कराया गया तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी शिकारपुर शहर से ही हुई। वो स्वयं एक बार बताते हैं, तीसरी कक्षा का एक किस्सा इन्हें याद आता है कि जब तीसरी कक्षा में ये थे तो इनके विद्यालय में एक बड़ा जलसा हो रहा था, जिसमें अनेक विद्यालयों ने भाग लिया। अनेक शिक्षक, अनेक विद्यार्थी, अनेक पेरेंट्स और अनेक बड़े अधिकारी इनके विद्यालय में आए हुए थे। तभी इनके टीचर्स ने, इनके अध्यापकों ने इनको स्टेज पर खड़ा किया और लोगों से कहा कि आप इस बच्चे से मुग़ल हिस्ट्री के बारे में कोई भी प्रश्न पूछें, ये बच्चा सभी प्रश्नों के जवाब देगा। और उस वक्त तमाम सवाल इनसे पूछे गए और इनके अनुसार मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही स्टेज पर कि लोगों ने थोड़ी देर के बाद रुपयों और सोने के सिक्कों से स्टेज को भर दिया। उसके बाद इनके अनुसार कि मुझे बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आया और एक एक वर्ष में इन्होंने 2-2 कक्षाएं पास करनी प्रारंभ करी। मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया। और इनके पिता हालांकि इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, परंतु इनकी इच्छा अधिवक्ता बनने की थी, एडवोकेट बनने की थी, वकील बनने की थी। लेकिन इन्हें साइंस के विषय दिलाए गए थे। तभी इनके अनुसार एक अधिसूचना जारी हुई और इस अधिसूचना के अनुसार कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर यदि बैठेगा और इसको पास करेगा तब वो कानून की पढ़ाई कर सकता है। और इसके बाद इन्होंने कड़ी मेहनत की और उस प्रवेश परीक्षा के अंदर इन्होंने भी उसी साल भाग लिया और न केवल उस प्रवेश परीक्षा को पास किया बल्कि पूरे बॉम्बे प्रोविंस के अंदर, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर उस वक्त कराची और ये सिंध प्रांत आता था, क्योंकि बॉम्बे प्रोविंस ही पूरा एक ये क्षेत्र हुआ करता था, इन्होंने टॉप किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इस प्रकार इन्होंने कराची के एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से LLB किया। लेजिस्लेटिव लॉ में इन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अब 17 वर्ष की आयु में LLB हो गया है तो एक लॉ की प्रैक्टिस भी स्टार्ट की जाए। लेकिन उसके लिए आवश्यक होता है कि वहाँ पर जो बार काउंसिल होती है, जिस भी क्षेत्र में आप करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस, वहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके लिए एक लाइसेंस जारी कराना पड़ता है। तो ये जब बार काउंसिल पहुँचे तो इनको बार काउंसिल के अधिकारियों ने कहा कि आपकी आयु अभी 21 वर्ष की नहीं है, इसलिए आपको लाइसेंस अभी नहीं मिल सकता, तो आपको 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे में राम जेठमलानी ने सोचा कि 4 वर्ष का समय व्यर्थ तो नहीं किया जा सकता और इन्होंने चीफ जस्टिस के नाम पत्र लिखा। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि मैं आपसे मिलने के लिए केवल 5 मिनट का समय चाहता हूँ। मुख्य न्यायाधीश जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, एक अंग्रेज जज थे,
उन्होंने ये देखकर कि मात्र 17 वर्ष का कोई नौजवान और किसी सिलसिले में मुझसे टाइम चाहता है, उन्होंने उन्हें 5 मिनट का समय दे दिया। जब राम जेठमलानी उनके पास पहुँचे तो इन्होंने कहा कि जिस वक्त मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था उस वक्त ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि मुझे लाइसेंस लेने के लिए 21 वर्ष का होना अनिवार्य है, तो ये शर्त मुझ पर लागू नहीं होती। अंग्रेज अधिकारी ने, उस अंग्रेज ऑफिसर ने, उस अंग्रेज जज ने इनको ये कहकर कि हम इसका फ़ैसला आपको जल्दी ही बता देंगे। और उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में एक अंग्रेज पत्रकार को इन्होंने कहा है कि वो लड़का, वो नौजवान इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुझसे बात की, मैंने उससे पहले और ना आज तक इतनी कम आयु के किसी व्यक्ति से इतने आत्मविश्वास से बात करते हुए सुना। तो इसलिए उन्होंने बार काउंसिल को ये आदेश दिया कि 18 वर्ष की आयु होते ही इस नौजवान को बार काउंसिल का लाइसेंस दे दिया जाए। और 18 वर्ष की आयु में इन्हें बार काउंसिल का लाइसेंस दे दिया गया। जब इन्हें बार काउंसिल का लाइसेंस मिल गया तो इन्होंने अपने एक मित्र जो इनसे करीबन 15 वर्ष आयु में बड़े थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक लॉ कंपनी खोली और कराची में ये एक लॉ कंपनी खोलकर हाई कोर्ट के अंदर केसेस को लड़ने लगे। लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ था कि इन्होंने बड़े बड़े केसेस लिए और ये बड़े प्रचलित हो गए, परंतु तभी भारत और पाकिस्तान के विभाजन का समय 1947 में आ गया और 1948 के आते आते इनके इलाके अर्थात कराची और सिंध में भी बड़े बड़े दंगे होने लगे। तब इनके मित्र ने इन्हें सलाह दी कि तुम्हें अब भारत चले जाना चाहिए। तब उनकी सलाह मानकर और परिस्थितियों को देखकर ये बॉम्बे आए और बॉम्बे में इनके पास कहते हैं कि मात्र 10 रुपये थे और उसी 10 रुपये में इन्होंने कई दिनों तक जो बॉम्बे का रिफ्यूज़ी कैंप था वहाँ पर इन्होंने बिताया, शरणार्थी कैंप में रहे। उस शरणार्थी कैंप के अंदर रहते हुए इन्होंने देखा कि चारों तरफ जो शरणार्थियों की हालत है, वो एक जो कानून पास किया है जिसको बॉम्बे रिफ्यूज़ी एक्ट कहते हैं, यहाँ की विधायिका ने उसे पास किया है, उसके अनुसार जो रिफ्यूज़ी यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान से या उस पार से, उन लोगों को वो सुविधाएं जो यहाँ के नागरिक हैं सभी नहीं मिल सकती। इन लोगों को अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन लोगों की शिक्षा और इन लोगों की जो दूसरी चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो सभी उस प्रकार की सुविधाएं इनको नहीं दी जा सकती। इस प्रकार इन्होंने देखा कि बड़ी दयनीय स्थिति है, न पीने का पानी है, न शौचालयों की व्यवस्था है और बाकी भी चीज़ें वहाँ पर ठीक से चल नहीं रही थी। तब इन्होंने एक प्रेयर, एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली और उस याचिका में इन्होंने ये सारी बातें जब रखी तो उस बॉम्बे रिफ्यूजी एक्ट को रद्द करवाया और उसके बाद जब इनकी फ़ोटो उसके साथ फ्रंट पेज पर छपी तो उसके बाद राम जेठमलानी पूरे बॉम्बे में, पूरे रिफ्यूजी कैंप में और पूरे भारत में मशहूर हो गए। इसके बाद धीरे धीरे उनके पास बाकी केसेस भी आने लगे और उन्होंने बॉम्बे में अपनी एक जगह बनाई। 1959 में इनके पास एक जब सनसनीखेज केस आया जिसका नाम KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था, वो इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। इस केस में KM नानावटी एक कमांडर थे, नेवल कमांडर थे और काफ़ी बड़े घराने से उनका संबंध था और उनकी पत्नी एक अंग्रेज महिला थी। एक फिल्म भी अभी कुछ साल पहले 2016 में आई थी जिसका नाम रुस्तम था, वो भी आपने देखी होगी। और उससे भी कई वर्षों पहले एक और फिल्म इसी पर बनी थी जिसका नाम अचानक था। तो इस प्रकार इस घटना पर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें 2 फिल्मों का मैंने जिक्र किया। इस घटना में हुआ यूँ था कि KM नानावटी जो एक नेवल कमांडर ऑफिसर थे, वो अक्सर अपने
नेवी के कामों से अपने जहाज़ पर रहते थे और पीछे से उनकी पत्नी सिल्विया, जो एक अंग्रेज़ थी, अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पर रहा करती थी। लेकिन इनका एक मित्र था जिनका नाम प्रेम आहूजा था, वो आर्म्स डीलर था, एक अमीर आदमी था। इनकी पत्नी का उसके साथ नज़दीक संबंध हो जाता है और उसके बाद एक दिन इनके किसी कारण से किसी ऐसे परिस्थितियों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन इनकी पत्नी ने प्रेम आहूजा को जब कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तब प्रेम आहूजा ने इन्हें शादी का भरोसा दिलाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी बाकी हरकतों को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर सिल्विया ये समझ गई कि व्यक्ति तुमसे शादी नहीं करने वाला। तब उसने इनसे दूरियां बनाई। कुछ दिनों के बाद जब इनके पति के हम नानावटी वापस आए तो इन्होंने उनको अपने पति को सारी बातें बताई कि हम नानावटी ने अपनी पत्नी को तो इस प्रकार कहकर कि ये हालात का सारा कसूर है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उन्हें माफ़ कर दिया। परंतु उन्हें प्रेम आहूजा पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये उनका दोस्त था और ये जानते थे कि वो प्ले बॉय टाइप का आदमी है। एक दिन इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को कहा कि तुम फिल्म देखने जाओ, मुझे कुछ आवश्यक काम है। ये सीधे अपने बेस कैंप पर पहुँचे और वहाँ से इन्होंने अपने एक रिवॉल्वर इशू कराई और 6 कारतूस इशू करा के सीधे प्रेम आहूजा के दफ्तर में पहुँचते हैं। प्रेम आहूजा के दफ्तर में जब पहुँचते हैं तो वहाँ नहीं मिलता। इनका मैनेजर मेहता इन्हें बताता है कि वो अपने फ्लैट में गए हैं, वो अपने घर पर आराम करने के लिए गए हैं। तब ये उनके घर पर पहुँचते हैं। घर पर प्रेम आहूजा भी आराम कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने डोर की बेल बजाई और ये अंदर आए, क्योंकि इनके घर के सभी नौकर इन्हें जानते थे, तो वो मात्र एक तौलिया लपेटे हुए बाहर आए। तभी इन्होंने उसके ऊपर 3 फायर किए और उसको गोली से मार दिया। लेकिन जब ये केस अदालत में आया, सेशन जज के पास आया, जिसके पास एक जूरी भी होती थी उन दिनों 9 सदस्यों की, उसमें के एम नानावटी ने स्वयं इस केस को डिफेंड किया और इस केस में उन्होंने कहा कि ये मर्डर, ये हत्या, ये मृत्यु जो आहूजा की हुई है, ये एक एक्सीडेंटल मौत थी। इसमें उन्होंने कोई पूर्व नियोजित किसी का मर्डर नहीं किया है, क्योंकि यदि ऐसा होता है कि आप पूर्व नियोजित हत्या नहीं करते हैं तब वो मैक्सिमम सज़ा 10 वर्ष तक की हो सकती है। लेकिन यदि आप पूर्व नियोजित कोई सोची समझी साजिश के तहत किसी की हत्या करते हो, किसी को खून करते हो, तब उम्र कैद या फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इसी सब को सोचते हुए नानावटी ने इसका पूरा प्लॉट बनाया और ख़ुद अपने केस की पैरवी की। अपने केस की इस पैरवी में उन्होंने कहा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने आहूजा से पूछा कि क्या तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे। उसने इसका उपहास उड़ाया, उसने मना किया और भी अभद्र कई प्रकार के कमेंट्स उसने पास किए। तभी उसने अपने मेज की दराज से रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर एक गोली चलाने की कोशिश की। तो अपने बचाव में जैसे ही मैंने अपनी बंदूक निकाल ली तो हम दोनों की काफ़ी देर तक हाथापाई हुई। इसी हाथापाई में, छीना झपटी में, ये गोली उसके सिर पर लगी है। अब इस केस का इतना ज़्यादा डामाडोल स्थिति में रहता था, इतनी ज़्यादा इसको मीडिया की कवरेज मिल चुकी थी कि लोग भारत के पूरे देश के इससे जुड़ चुके थे। हर रोज़ इसके बारे में ये ऑब्जर्वेशंस होती थी कि आज क्या होगा। कभी लोग नानावटी के फेवर में आ जाते थे और कभी लोग प्रेम आहूजा के फेवर में आ जाते थे। लेकिन अंत में जब फैसला देने का समय आया तो सेशन जज ने जूरी के सदस्यों को, जो 9 सदस्य होते थे, उनकी सलाह मांगी। उसमें 8-1 से नानावटी के फेवर में चला गया और सेशन जज को ये फैसला देना पड़ा कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन उसे हाई कोर्ट के लिए रेफ़र किया। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि जूरी उस वक्त 9 सदस्यों के उस शहर के वो गणमान्य व्यक्ति होते थे जो अलग अलग फील्ड्स के, जिनकी अपनी बड़ी प्रतिष्ठाएं होती थी, जिनकी अपनी अपनी फील्ड में उपलब्धियां होती थी और उनको हाई कोर्ट नियुक्त करता था।
ये जूरी अनबायस्ड होकर अपनी वोटिंग करते थे और जब भी इस प्रकार का कोई क्रिटिकल फैसला होता था तो उसमें वोटिंग के पैटर्न से अपना फैसला देते थे। इसमें भी जब कंट्रोवर्शियल हो गया केस, जब इसको बहुत क्लियर कट कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि कई चीज़ उनके फेवर में थी नानावटी के, कई उनके अगेंस्ट थी, तब ये पूरी जूरी को दिया गया और जूरी ने भी जो हालात को समझा, जो पब्लिक प्रेशर को समझा, जो मीडिया के प्रेशर को समझा, जो गवाहों और सबूत के आधार पर उन्होंने इसको 8-1 के फेवर में नानावटी के लिए दे दिया। उसके बाद जो प्रेम आहूजा की बहन थी, क्योंकि एक अमीर घराने से थी, मिमी नाम था उसका, उसने राम जेठमलानी जी से संपर्क किया। हालांकि राम जेठमलानी पहले भी उसकी टीम में शामिल थे जो नानावटी के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन वो इसमें मुख्य अधिवक्ता नहीं थे, मुख्य एडवोकेट नहीं थे। लेकिन हाई कोर्ट में जब इन्हें मुख्य अधिवक्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया तब इन्होंने उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, जब नानावटी की और आहूजा की इतनी छीना झपटी हुई, इतने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हुई, इतनी लड़ाई हुई, तो इनका जो इन्होंने कहा कि टॉवल बंधा हुआ है, जो इन्होंने वहाँ की एक पिक्चर से भी प्राप्त किया, तो इन्होंने क्या पाया कि वो टॉवल जस्ट से टच नहीं हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से बंधा हुआ था। कम से कम ये लूज़ हो जाना चाहिए था, ढीला हो जाना चाहिए था, या बिल्कुल खुल जाना चाहिए था। ये एक बड़ा ही गंभीर पॉइंट जब जज के सामने आया हाई कोर्ट में, और इसके अलावा भी कई और सबूत उन्होंने दिए। जो उनका एक बहुत ही पुराना नौकर प्रेम आहूजा के घर में था, जब उसने बताया कि जैसे ही ये घर के अंदर आए तो आते ही 4 शॉट्स की आवाज़ आई। 3 शॉट्स उनके माथे में लगे हुए मिले ही थे और 1 शॉट दीवार में धंसा हुआ मिला था। इससे ये सिद्ध हुआ कि 1 मिनट में 4 शॉट यदि लग जाते हैं तो इसका मतलब उन्होंने कोई इंतज़ार नहीं किया और आते ही उन्होंने दनादन गोलियां सीधी उसके ऊपर चलाई और उसको पहले से ही सोची समझी रणनीति के तहत उसको मारा, उसकी हत्या की। अब केस ने पूरा रुख तब्दील कर लिया था और इस केस में जजेस ने ये डिसीजन दिया कि इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी और उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। अर्थात एक ऐसा अभियुक्त, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सेशन जज से जो बरी हो गया था, उसे हाई कोर्ट से इन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई। तो दोस्तों, अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जो रुस्तम फिल्म में आपको दिखाया गया था कि सेशन जज के अंदर उन्होंने नानावटी को हीरो दिखाया गया था, तो इस प्रकार आप जो वास्तविकता जब देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हीरो नानावटी नहीं थे। जिस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाया गया कि हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि यदि कोई ऑफेंस होता है तो कानून उसकी सज़ा देता है, कानून उसकी सज़ा देगा और ये मिलनी भी चाहिए। किसी को इस प्रकार पूर्ण रूप से हत्या के जुर्म में बरी नहीं किया जा सकता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, और एक अच्छे अधिवक्ता, एक अच्छे वकील होने का यहाँ पर ये एक एविडेंस भी होता है। यहाँ से इतनी मशहूरी राम जेठमलानी को मिली, उस वक्त इनकी आयु 37-38 वर्ष की रही थी कि ये पूरे बॉम्बे में तो मशहूर हो ही गए, अब ये पूरे भारत में इनका डंका बजने लगा। और दोस्तों, मैं एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि ये इसी केस के बाद हुआ कि जूरी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के साथ कंसल्टेशन करके इस केस को बाद में कानून मंत्री के साथ बैठकर जूरी सिस्टम को ख़त्म किया। हालांकि 1-2 केसेस में और भी जूरी सिस्टम उसके बाद हुआ है, लेकिन उसके बाद इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, हालांकि राम जेठमलानी इसके बाद कई बार इस प्रकार के केसेस भी इन्होंने लिए, जैसे उस वक्त एक सोने के स्मगलर हाजी मस्तान का केस इन्होंने लिया था। जब हाई कोर्ट में राम जेठमलानी ने इस केस को लड़ा तो राम जेठमलानी ने ये देखा कि इसके अंदर कानून के बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं, जिन लूप होल्स का लाभ उठाते हुए इन्होंने हाजी मस्तान को वो केस जिताया और वो जो काफ़ी वर्षों की सज़ा मिली थी उसे 2-3 वर्षों में कन्वर्ट करा दिया। इस प्रकार
इन्हें गुनाहों का देवता कहने लगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि उसके बाद इन्होंने बहुत सारे स्मगलर्स का केस लिया, क्योंकि अब स्मगलर्स को ये बहुत ही सेफ एडवोकेट दिखाई देते थे। जब भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो स्मगलर का काम करता था, वो राम जेठमलानी के पास आता था और राम जेठमलानी को धीरे धीरे लोग गुनाहों का देवता कहने लगे। तो गुनाहों के देवता के नाम से भी ये मशहूर हुए। धीरे धीरे जब इन्होंने देखा कि अब और भी जगह से केसेस आने लगे और सुप्रीम कोर्ट से, ख़ास तौर से दिल्ली से इनके पास बहुत केसेस आने लगे थे और बाकी पूरे देश से केसेस आने लगे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है और वो दिल्ली में होता है। तो दोस्तों, इन्होंने दिल्ली में स्थानांतरण किया और दिल्ली में आने के बाद फिर जो सबसे पहले इनका बड़ा ही जो फेमस केस हुआ 1984 में, जो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनकी हत्या हुई और उसके जो हत्यारों का केस भी उनको डिफेंड करने के लिए उनके बचाव पक्ष में राम जेठमलानी ने केस लड़ा। हालांकि उस वक्त लोगों ने इन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया, इनके बारे में काफ़ी कुछ बुरा भला भी कहा, लेकिन इनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति हो उसे एक वकील ज़रूर मिलना चाहिए, और जब दोनों वकील पक्ष और विपक्ष के आपस में जिरा करते हैं तो कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिनसे कानून में हमेशा इम्प्रूवमेंट होता है। हालांकि इसमें 4 मुख्य आरोपी थे, जिनमें एक बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह और बलवंत सिंह, ये 4 इस प्रकार के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। बेअंत सिंह ने सबसे पहले 3 गोलियां मारी, उसके बाद सतवंत सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी कार्बाइन से 30 गोलियां मारी, और उसके बाद बीएसएफ के जो दूसरे सर्कल के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने बेअंत सिंह को मौके पे ही मार दिया, लेकिन सतवंत सिंह को बाकी गार्ड्स ने जिंदा पकड़ लिया। इस प्रकार सतवंत सिंह, केहर सिंह और बलबीर सिंह पर मुकदमा चला और इन तीनों के पक्ष में राम जेठमलानी ने बचाव पक्ष का कार्य किया, और सतवंत सिंह ने तो गोलियां चलाई थी, उसके लिए तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल्स थे, उनके कार्बाइंस के सबूत थे, लेकिन केहर सिंह और बलबीर सिंह को कॉन्स्पिरेसी के लिए अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन बाद में बलबीर सिंह को सबूतों के अभाव में राम जेठमलानी और इनकी टीम ने छुड़वा दिया। इस प्रकार ये एक बड़ा ही मशहूर इनका किस्सा रहा, जिसमें राम जेठमलानी हर रोज़ चर्चा में रहते थे, क्योंकि इसकी हर रोज़ सुनवाई होती थी। लेकिन वहाँ पर सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी की सज़ा दी गई और उन्हें फांसी तोड़ दी गई। इसके अलावा इनके अनेक मशहूर किस्से रहे। इसके बाद इन्होंने न केवल क्रिमिनल केसेस बल्कि कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस भी जिनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इकोनॉमिकल ऑफेंसेस किए गए, जिनमें हर्षद मेहता और केतन पारिक जैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने शेयर घोटाले के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों रुपया कमाया और बहुत बड़े बड़े उन्होंने कांड किए। लेकिन ये उनके भी बचाव पक्ष में खड़े हुए। तो इनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसे लोग जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो देश के खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके पक्ष में भी क्यों खड़े हो जाते हैं, तब राम जेठमलानी ने कहा कि यदि इनके पक्ष में कोई वकील नहीं खड़ा होगा, तब जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लूप होल्स हैं, तो उन लूप होल्स को सामने कौन उजागर करेगा। और उन्होंने कहा, आप देखना इन केसेस के बाद में, हर केस के बाद में कोई ना कोई, जब भी मैं ये केस लड़ता हूँ तो उसके बाद लॉ के अंदर कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स की मैं हमेशा सुझाव देता हूँ, और वो लॉ में रिफॉर्म्स होते हैं और बाद में उसके बाद उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये इनका कहना था, और इसके बाद हुए भी कई रिफॉर्म्स हुए। इस प्रकार जो लूप होल्स रह जाते थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो शेयर मार्केट के अंदर जो घोटाले कर देते थे, बड़ा आसान होता था किसी भी शेयर के रेट बढ़ाना, घटाना और फिर उसको खरीद लेना और बेच लेना। आज वो उतना आसान नहीं रहा है, उसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, और यदि कोई ऐसा करता है तो वो तुरंत पकड़ में भी आ जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात बता दूं कि जिस प्रकार इंदिरा गांधी के हत्यारों को सज़ा तो मिली, ठीक इसी प्रकार हर्षद मेहता और केतन पारिक भी अपनी किए हुए की सज़ा से बच नहीं पाए। उन्हें भी न्यायालय ने सज़ा दी, जितनी सज़ा उनकी बनती थी उन्हें पूरी सज़ा मिली, लेकिन बहस के दौरान कुछ जो उसके अंदर कमियां थी,
जो बातें थी वो उजागर हुई और वो बहुत ज़रूरी भी थी। इसके बाद इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, जो एक बहुत ही सीनियर नेता थे बीजेपी के, जब ये अपनी पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए हवाला से पैसा ले रहे थे तो कहते हैं इनके ऊपर ब्राइब केस लगा था, उसका इन्होंने बचाव किया और उन्हें बाइज्जत बरी कराया। ये भी एक बहुत बड़ा केस था जो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। इसके बाद इन्होंने और भी अनेक केस, जैसे केजरीवाल और अरुण जेटली का एक मुकदमा, जिसमें अरुण जेटली ने अपने ऊपर मानहानि का दावा, जो केजरीवाल ने इनको भ्रष्टाचारी बताया था डीडीसीए के लिए, क्योंकि ये डीडीसीए के चेयरमैन थे और इन्होंने कहा था कि डीडी के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है। तब राम जेठमलानी ने केजरीवाल के पक्ष में ये केस लड़ा। हालांकि अरविंद केजरीवाल को उस केस में माफ़ीनामा मांगना पड़ा अरुण जेटली से, और अरुण जेटली ने फिर उन्हें इसमें माफ़ भी किया। लेकिन इन्होंने 3.2 करोड़ की अपनी पेमेंट के लिए जब अरविंद केजरीवाल के लिए भेजा तो अरविंद केजरीवाल ने उसको पब्लिक फंड से उसकी पेमेंट करने की कोशिश की, तब उस बात को उजागर भी किया। तो कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार के वकील थे कि कई बार कई ऐसी चीज़ों को पेश कर देते थे जिनको लोगों के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी होता था। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ा ही मशहूर हत्याकांड, जस्सिका लाल हत्याकांड, जिसको मनु शर्मा नाम के एक अभियुक्त ने मारा था, उसके भी पक्ष में इन्होंने केस लड़ा, मनु शर्मा के फेवर में केस लड़ा। लेकिन मनु शर्मा की भी पूरी सज़ा हुई, उन्हें आजीवन कारावास दिया गया, क्योंकि जो न्याय के साथ होता है, यदि सबूत दिए जाते हैं तो न्यायालय किसी को बख्शता नहीं है, वकील चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ तथ्यों को इस प्रकार रखा जाता है वहाँ पर। तो राम जेठमलानी ने बहुत सारे ऐसे तथ्य वहाँ पर रखे, इतने मशहूर हस्तियों को इन्होंने वहाँ पर उजागर किया। इन्होंने वहाँ पर कई ऐसे अधिकारियों से, जो पुलिस के अधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे, जब उनसे इन्होंने पूछा कि क्या आपने मनु शर्मा को, जस्सिका को मारते हुए देखा था, तो एक भी अधिकारी ने इस बात की गवाही नहीं दी। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि हमारी टेबल वहाँ से बहुत दूर थी, किसी ने कहा कि लाइट बहुत कम थी, हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। अर्थात इन्होंने सिस्टम को उजागर किया कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो कानून के स्वयं रक्षक हैं, वो लोग भी इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो सामने नहीं आते, तो किस प्रकार किसी व्यक्ति को न्याय मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि राम जेठमलानी जो केस लड़ रहे थे, वो उसको हर चीज़ को इस प्रकार रखना चाहते थे ताकि जो भी चीज़ हुई हो वहाँ उसे ऑर्डर में रखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वो हमेशा उसी प्रकार अपने सिस्टम के हिसाब से चलता है। लेकिन बाद में जितने भी गवाह, सबूत और बाकी लोग जो मिले, उनके आधार पर मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार राम जेठमलानी, जो बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और ये अंत तक अर्थात 2017 तक इन्होंने अपने जीवन के केसेस लड़े, और उसके बाद इन्होंने 2017 में रिटायरमेंट, अपने ऑफिशियल रिटायरमेंट इससे लिया, और ऑफिशियल रिटायरमेंट लेने के बाद आपने देखा कि इन्होंने कितने सारे दुनिया के केसेस, इस प्रकार समाज के अच्छे बुरे सब तरह के केसेस लिए। और मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के केसेस भी लिए जिनसे एक पैसा ये नहीं लेते थे। आपको एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा कि ये अपने समय के सबसे महंगे वकीलों में साबित हुए। इनकी एक समय की फ़ीस 25 लाख रुपए हुआ करती थी, और कई कई केसेस में तो ये 1 करोड़ से अधिक हो जाती थी। यदि हम बात करें केजरीवाल केस की, तो कहते हैं इसमें 1 करोड़ से भी अधिक फ़ीस एक बार में ली गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने समय के सबसे मशहूर और सबसे महंगे वकील
कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, शिकारपुर जैसे एक छोटे से क्षेत्र से, और कहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली में आकर ख़त्म किया, और उसके बाद इतनी मशहूरी, इतना पैसा, इतना धन, इतनी यश की प्राप्ति की। तो कहने का अर्थ है कि दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे, मेहनत करे, तो वो कहीं भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, किसी भी स्थान पर जा सकता है। और इसके बाद 2019 में उन्होंने सुबह अंतिम सांस ली और 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। तो आज की कहानी बहुत लंबी थी, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में थी जिसने तमाम केसेस को लिया और लॉ के रिफॉर्म्स के अंदर, लॉ को पढ़ाने के अंदर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर भी जैसे उन्होंने पढ़ाया। उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि हमेशा एक ऐसी सशक्त टीम अपने पीछे छोड़ के जाएँ, ताकि वो बच्चे कल को जब आए मेन सिस्टम में तो इन लॉ को मजबूती के साथ सबके सामने रखें, जनता के सामने रखें, सरकार के सामने रखें। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी चर्चा के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपको फिर मिलूँगा एक और अन्य रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।